Bismillahirrahmanirrahim. The outermost electronic configuration of the group third A elements is. अगर हम ग्रुप थर्ड ए एलिमेंट्स की बात करें तो उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी है। याद रखिए बच्चों कि जो भी एलिमेंट जिस ग्रुप के अंदर होता है उसके वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर हम अल्फ़ा को देखते हैं तो अल्फ़ा में एन वैलेंस शेल को शो कर रहा है। अब उसके एस में 2 और पी में 3 यानी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब ये 5A ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। बीटा में एन वैलेंस शेल है, एस में 2 और पी में 1 यानी टोटल 3 है। तो ये थर्ड ए की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। चार्ली एस में 2 और पी में भी 2 तो टोटल 4, तो ये 4A ग्रुप की है। डेल्टा एस में 2 पी में 5 टोटल 7, तो ये 7A ग्रुप की है। तो आंसर बीटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद स्टीम, कौन सा इनमें से ऐसा है जो स्टीम से रिएक्ट नहीं करता। अब ऑप्शंस देखें तो इसमें कुछ मेंबर्स फर्स्ट ए के हैं और कुछ मेंबर्स सेकंड ए के हैं। फर्स्ट ए में कौन है, लिथियम है और सोडियम है, और सेकंड ए में बेरिलियम है और मैग्नीशियम है। अब हम जानते हैं कि लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड जो रिएक्टिविटी होती है ना, दैट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीज़ होती है? क्योंकि हमें पता है लेफ़्ट टू राइट कंटिन्यूसली एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल यानी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा और रिएक्टिविटी कम। इसका मतलब जो लेफ़्ट वाले हैं यानी फर्स्ट ए वाले हैं वो तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, यानी मतलब ये हुआ कि ये तो स्टीम से रिएक्ट कर जाएंगे। तो चूंकि नॉट पूछा हुआ है तो ये इनमें से तो कोई आंसर नहीं हो सकता। जबकि दूसरी बात है, जब आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रिएक्टिविटी गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। क्यों कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान यानी आयोनाइजेशन एनर्जी कम और रिएक्टिविटी ज़्यादा। मतलब मैग्नीशियम नीचे है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका मतलब जो सबसे कम रिएक्टिव है कौन है, बेरिलियम। तो आंसर डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज एसोसिएटेड विद लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। याद रखिए कि जैसे हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन है, इसमें वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तक तो आसानी से रिमूव हो जाएंगे। जब 5वां निकलेगा तो वो इनर और कम्प्लीटली फिल्ड शेल से निकलेगा, लिहाजा उसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब इसकी चौथी और 5वीं आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू का गैप या डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो ये तो गलत हो गया, बीटा। इसमें वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब इसकी दूसरी और तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा होगा। तो फिर आंसर बीटा। जबकि चार्ली में आप देखें वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी पहली और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा होगा। और डेल्टा में देखें वैलेंस शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी तीसरी और चौथी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू का गैप बहुत ज़्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर। अब देखिए सेकेंड ग्रुप का एक ऑक्साइड है MgO, थर्ड ग्रुप का ऑक्साइड है Al2O3, चौथे ग्रुप का ऑक्साइड है SiO2 और 5वें ग्रुप का ऑक्साइड है P2O5। इसमें आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जैसे MgO में Mg+2 है, Al2O3 में Al+3 है, SiO2 में Si+4 है और P2O5 में P+5। याद रखिए जब भी किसी भी ऑक्साइड में जो मेटल या जो भी कैटाइन बनाने वाला एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा तो बेसिकली उसका एसिडिक करैक्टर भी बढ़ता जाएगा। एसिडिक करैक्टर बढ़ने का मतलब है बेसिक करैक्टर कम होता जाएगा। तो इसका मतलब हमसे तो पूछा हुआ था कि जी बेसिक बताना है, तो जो लेस एसिडिक होगा वो मोर बेसिक होगा। तो आंसर MgO यानी चार्ली। Elements in the periodic table are classified into 4 blocks. This classification is based upon
तो ये क्लासिफिकेशन बेसिकली वैलेंस शेल के ऑर्बिटल की बेस पे है कि अगर वो एस फिल हो रहा होगा तो एस ब्लॉक, अगर किसी एलिमेंट का पी सब शेल या ऑर्बिटल फिल हो रहा होगा तो वो पी ब्लॉक, इसी तरह डी ऑर्बिटल के लिए डी ब्लॉक और एफ ऑर्बिटल के लिए एफ ब्लॉक। आंसर अल्फा। विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कंटेन 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 7A ग्रुप है उसके अंदर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। S13 रेडियो एक्टिव है। अगर हम इनके फिजिकल स्टेट्स देखें तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसेस हैं, जबकि ब्रोमीन क्या है, ये लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। अब मैटर की होती ही 3 फिजिकल स्टेट्स है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। इसका मतलब 7A के मेंबर्स जो हैं वो मैटर की तीनों फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो आंसर अल्फा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अल्फा पे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। अब इसी ग्रुप में सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो लिथियम में पहले शेल में 2, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में पहले में 2, दूसरे में 8 और फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले में कितने शेल हैं, 2, जबकि नीचे कितने, 3। इसी तरह आगे जाएंगे 4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये तो सही है। बीटा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है, जैसे इसमें 3 प्रोटॉन है तो +3, इसमें 11 प्रोटॉन है तो +11, तो ये बात भी सही है। चार्ली पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। भाई देखिए नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन बढ़ती है, वही शील्डिंग इफेक्ट था। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना अगर सही है तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ना भी सही है। तो फिर इसका मतलब ये तो सारे सही है, तो आंसर डेल्टा। द हाइएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज शोन बाय। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कौन शो करता है। याद रखें आप किसी भी पीरियड में मूव करते हैं, मिसाल के तौर पे सेकंड पीरियड है, उसमें लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है। अब इसमें 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं, मतलब वहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की बजाय क्या होती है, कम होती है। उसमें एक बोरॉन है जबकि दूसरा ऑक्सीजन है। तो अगर आप ट्रेंड बनाते हैं तो पहले लिथियम से बेरिलियम तक आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है, अब बोरॉन पे आके अचानक कम हो जाती है, जबकि फिर बढ़ती जाती है नाइट्रोजन तक और फिर ऑक्सीजन पे आके कम हो जाती है, लेकिन फिर बढ़ती जाती है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, 8A की, जिसमें कौन आते हैं, नोबल गैसेस। तो आंसर चार्ली। और अगर पूछा होता कि लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी तो वो अल्कली मेटल्स होंगी। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल is lower and second ionization energy is very high. It indicates that group number is। देखिए अगर पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कम है जबकि दूसरी के बारे में कहता है बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था जिसको उसने आसानी से निकाल दिया। जब वो निकल गया तो अब जो अंदर वाला शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, इसीलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। इसका मतलब ये किस ग्रुप का मेंबर है, फर्स्ट ए का। आंसर अल्फा। द ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वुड बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन। अब देखें ये जो हमारे पास अल्फा है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है 3 शेल हैं, जबकि चार्ली के अंदर 2 शेल हैं, बीटा के अंदर भी 2 शेल हैं और डेल्टा के अंदर भी 2 शेल हैं। अब जिसमें शेल ज़्यादा है उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम है और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, यानी इसकी कम है आयोनाइजेशन एनर्जी। चूँकि सवाल में ग्रेटर पूछा हुआ है तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब बाकियों को देखें, जैसे बीटा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4 और 3 7, इसका मतलब ये नाइट्रोजन है। जबकि चार्ली में देखें 2 और 2 4 और 5 9, ये कौन है, ये फ्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। डेल्टा पे देखें 2 और 2 4 और 6
10। ये कौन है? ये नियॉन है, ये यहाँ पे। अब पूछा हुआ है सबसे ज़्यादा, तो अब ये तो सारे एक ही पीरियड के हैं। कैसे? देखें, इसमें पहले शेल में 2 और फिर आपके पास होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें पहले में 2 फिर 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें पहले में 2 और फिर 8 इलेक्ट्रॉन। तो सब में 2-2 शेल हैं और शील्डिंग इफेक्ट सेम है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो फिर इसका मतलब इनमें सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नियॉन की है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस पे दी हुई है? डेल्टा पे। तो आंसर डेल्टा। इन द पीरियोडिक टेबल द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज ऑफ। अब हमने बेसिकली बात ये करनी है कि ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ क्यों होती है। तो इसकी रीज़न ये होती है कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। दूसरी बात, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। अब यहाँ लिखा हुआ है शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़ होता है, तो इसका मतलब गलत हो गया ये। दूसरी बात, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो फिर एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है। ये बात सही है। जब वो बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो आंसर अल्फ़ा। जबकि बीटा में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है और डेल्टा में डेंसिटी। डेंसिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज़ मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ। अब देखें, नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर है 8। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 और 2s2 और फिर 2p3, जबकि ऑक्सीजन की हमारे पास है 1s2, 2s2 और 2p4। अब इसके अंदर भी 2 शेल हैं, इसके अंदर भी 2 शेल हैं, जबकि इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन निकलना है वो p से निकलना है और इसमें भी p से, तो पेनिट्रेशन फैक्ट तो सेम है। लेकिन नाइट्रोजन का जो p है वो 3 है। जब 3 हो p तो उसे हम कहते हैं हाफ फिल्ड, जबकि ऑक्सीजन का जो p है वो 4 है, यानी ये क्या है? ये पार्शली फिल्ड है। अब हम जानते हैं कि जो हाफ फिल्ड होता है वो पार्शली फिल्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए चूंकि नाइट्रोजन का p ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है? बीटा पे, कि द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड p सबशेल। आंसर बीटा। जबकि देखें अल्फ़ा में लिखा हुआ है ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। तो अगर ये रीज़न होती तो फिर जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसकी ये ज़्यादा होनी चाहिए थी। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती, किससे? नाइट्रोजन से। लेकिन ये नहीं है तो ये गलत हो गया। चार्ली पे स्मॉलर साइज़ ऑफ नाइट्रोजन। भाई जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं साइज़ कम होता है, इसका मतलब नाइट्रोजन का साइज़ ऑक्सीजन के साइज़ से बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया। और डेल्टा पे हाई न्यूक्लियर चार्ज, तो हाई न्यूक्लियर चार्ज वही एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद है, वो तो ऑक्सीजन का ज़्यादा, तो ये बात भी गलत हो गई। मेटालिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल क्या होता है? इन पीरियड्स। याद रखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा तो मेटालिक करैक्टर कम एंड वाइस वर्सा। अब लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो हमें पता है कंटिन्यूसली एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जबकि नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम होता है। जबकि एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर जो मेटालिक करैक्टर है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब डिक्रीजेस की बात है, तो आंसर बीटा। इनकरेक्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर इज। अब ये इसमें ज़्यादातर जो हमें एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं वो सेकंड पीरियड के हैं। तो अभी हमने एक ट्रेंड बनाया था, उसे दोबारा बना देते हैं। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसमें क्या है कि हमने अभी डिस्कस किया था कि बेरिलियम तक तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, फिर बोरॉन पे आके कम हो जाती है, फिर नाइट्रोजन तक बढ़ती है, और अभी पढ़ के आए थे कि ऑक्सीजन का एनॉमलस बिहेवियर उसकी कम है, और फिर बढ़ती जाती है कहाँ तक? नोबल गैसेस तक।
अब पूछा हुआ है कि ऑर्डर बताना है हमने, और वो भी गलत वाला। तो गौर से देखें, एन की ज़्यादा है ओ से, तो देखें ये तो फिर सही हो गया। बीटा बेरिलियम की ज़्यादा है बोरॉन से, ये भी सही है। चार्ली पे एफ की ज़्यादा एन ई से, देखिए ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों गलत है कि एन ई नोबल गैस है, इसका वैलेंस शेल तो कंप्लीट है, वैलेंस शेल कंप्लीट है और स्टेबल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। तो नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज़्यादा। जबकि डेल्टा में हीलियम की ज़्यादा हाइड्रोजन से, हीलियम की पूरे पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट से ज़्यादा, इसलिए कि उसका साइज़ पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा है और न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा। तो आंसर चार्ली। X is the only member of group 2A which reacts with alkalis to give hydrogen. The element X is. देखें कहता है कि वो सेकेंड ए का वो कौन सा एलिमेंट है जो अल्कलीस से रिएक्ट करता है। देखिए अल्कलीस से रिएक्ट वो करता है जो खुद एसिड हो। अब मेटल्स जो होते हैं ये तो बेसिक होता है, तो फिर अल्कलीस से या बेस से वो रिएक्ट करेगा जो एम्फोटेरिक हो। तो एम्फोटेरिक कौन होता है? बेरिलियम। आंसर डेल्टा। अब अगर हम इनके रिएक्शंस देखें तो वो कुछ इस तरह से होंगे कि मसलन सबसे पहले अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इसका रिएक्शन करा देते हैं मसलन H2SO4 से, तो H2SO4 की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें सपोज, तो ये है जी हमारे पास H2SO4। अब रिएक्शन कैसे होगा? बेरिलियम के वैलेंस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन इस H को देगा और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। अब देखिए बेरिलियम ने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, तो B पे क्या चार्ज आ गया? +2। इधर भी O ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, इधर भी लिया, तो ये SO4 पे क्या चार्ज आ गया? -2। तो जब चार्जेस सेम हो तो क्या हो जाते हैं? कैंसिल, तो BeSO4 बन गया। जबकि इस H ने भी B से एक इलेक्ट्रॉन लिया, जबकि जो नीचे वाला H है उसने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे? H2 बना देंगे, तो रिएक्शन हो गया। जबकि यही बेरिलियम जब रिएक्ट करेगा किसी बेस से, मिसाल के तौर पर ये रिएक्ट करता है NaOH से, तो जब ये NaOH से रिएक्ट करेगा तो बेसिकली ये H2 रिलीज़ हो जाएगा यहाँ से, और बाकी क्या बचा? Na2 है, Be और O2, तो बन गया Na2BeO2, जिसे सोडियम भी रिलेट भी कहते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटल इज़, अब एक मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। द फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड इज़, इसके ऑक्साइड का फार्मूला बताना है। देखिए इस मेटल में बेसिकली 3 शेल हैं, ये उसका वैलेंस शेल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसका मतलब जब ये आयन बनाएगी तो ये M+2 बनाएगी। ऑक्साइड क्या होता है? O-2। जब चार्जेस सेम हो तो क्या हो जाते हैं? कैंसल। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? MO। आंसर अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन कांस्टेंट अलोंग द पीरियड? कौन सी चीज़ पीरियड में कांस्टेंट रहती है? अब देखिए हमारे पास अल्फा पे एटॉमिक साइज़, पे एटॉमिक साइज़ हमेशा पीरियड में यानी लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है। बीटा एटॉमिक नंबर हमेशा पीरियड में इंक्रीज़ होता है, जबकि शेल नंबर पीरियड में हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल भी ली थी, जैसे लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। तो लिथियम में पहले शेल में 2, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बेरिलियम में पहले शेल में 2 और दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसमें भी देखिए 2 शेल है और इसमें भी 2 शेल। तो आंसर चार्ली। डेल्टा पे आयोनाइजेशन एनर्जी ये पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जनरली क्या होती है? इंक्रीज। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अमॉन्ग द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज़, भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो हमेशा डाउन द ग्रुप गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब अगर हम एलिमेंट्स की तरतीब से अरेंजमेंट कर दें तो जैसे ये बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर इनमें कैल्शियम है और फिर बेरियम है। तो सबसे नीचे कौन है? बेरियम। इसका साइज़ सबसे बड़ा होगा, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा, यानी ये मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। तो आंसर डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है? ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड दिए हुए हैं।
अब ये बेसिकली ग्रुप के हाइड्रोक्साइड है। अब ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो जो मेटल होती है उसका चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन चार्ज के सेम रहने के साथ साथ उसका जो साइज़ है वो बढ़ता जाता है। तो अब क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे, चार्ज टू साइज़ रेशो कम होती जाएगी। जब चार्ज टू साइज़ रेशो कम होती है तो लेटेस्ट एनर्जी भी कम और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब ऊपर वाले किसी भी हाइड्रोक्साइड को उसकी अपनी लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को आपस में कंपेयर करेंगे तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी से, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है और बेसिक करैक्टर भी कम होता है। जबकि किसी नीचे वाले हाइड्रोक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी को उसी की हाइड्रेशन एनर्जी से कंपेयर करेंगे तो उसकी अपनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी अपनी लेटेस्ट एनर्जी से, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी और बेसिक करैक्टर भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हुआ, जो ग्रुप में सबसे नीचे है, तो आंसर बीटा। इन विच ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, किस में डिक्रीज होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ मेटल्स में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। तो मेटल्स कौन सी दी हुई हैं, फर्स्ट है आंसर अल्फा। वजह क्या है कि ऊपर से नीचे आप जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियस की वैलेंस या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम होती है, लिहाजा बाइंडिंग फोर्सेस वीक होंगी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। जबकि अगर हमारे पास 7A या 8A के मेंबर्स हों तो ये तो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे F2, Cl2, Br2, I2। इनमें जब ऊपर से नीचे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसीलिए आयोडीन सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, जबकि फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस होती है। द मोर सॉल्युबल ऑक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज, सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबल ऑक्साइड है वो कौन सा है, तो ये वही बात है जो अभी हम डिस्कस करके आए थे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम, लेटेस्ट एनर्जी भी कम, लेकिन जो सबसे नीचे वाला ऑक्साइड होगा उसकी अपनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी अपनी लेटेस्ट एनर्जी से, तो इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो आंसर चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पर ऑक्साइड आफ्टर रिएक्शन विद ऑक्सीजन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी अल्कली मेटल से थोड़ी सी कम है, इसीलिए अल्कली मेटल्स तो ऑक्साइड से पर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड से सुपर ऑक्साइड तक जाते हैं, जबकि ये मैक्सिमम ऑक्साइड से पर ऑक्साइड तक जाते हैं। तो पर ऑक्साइड बनाने में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो किसका है, जो इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, जो सबसे नीचे होगा, आंसर बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल फार्मूला ऑफ सुपर ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल। देखिए अल्कली मेटल +1 होगी। अब सुपर ऑक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड होता है O2-1, तो जब चार्ज सेम हो तो क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो सुपर ऑक्साइड का फार्मूला क्या बना, MO2, आंसर चार्ली। ये रिएक्शन है M+2H2 100 डिग्री सेल्सियस पे MOH होल ट्वाइस बनता है और हाइड्रोजन M इन द अबव रिएक्शन में भी। अब देखिए ये जो MOH होल ट्वाइस है इसमें OH क्या है, -1, अगर ये 2 हैं तो -2, तो फिर M मस्ट बी +2। इसका मतलब ये डेल्टा भी नहीं हो सकता और चार्ली भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अल्कली मेटल्स है, ये तो +1 बनाते हैं। अगली बात, ये जो बेरिलियम है अभी पढ़ के आए थे, ये तो बहुत कम रिएक्टिव है, इसका मतलब ये तो वाटर के साथ चाहे 100 डिग्री सेल्सियस भी हो तो रिएक्ट नहीं करता। तो फिर इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से कौन है, कैल्शियम, तो आंसर बीटा। द अरब फाउंड दैट एशेज ऑफ प्लांट्स वर फाउंड कंपोज्ड ऑफ, कि अरब्स ने क्या देखा कि प्लांट्स की जो राख होती है उसमें कौन से 2 एलिमेंट्स होते हैं, तो वो कहते थे कि सोडियम और पोटाशियम। तो आंसर चार्ली। इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम, ग्रुप में क्या सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए मसलन हमारे पास लिथियम है और सोडियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है, इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बात क्या हो गई, गलत। बीटा एटॉमिक नंबर, भाई इसका 3 है, इसका एटॉमिक
नंबर 11 है, तो ये भी क्या हो गई, गलत। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब देखें जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2 और 1 होगा, इसकी लिखेंगे 2, 8 और फिर 1 होगा, तो दोनों के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। इसका मतलब ये बात क्या है, सही है। डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, भाई ये देखिए दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी सेम नहीं हो सकती, तो आंसर चार्ली। थर्ड एंड फोर्थ पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, थर्ड और फोर्थ पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं। देखिए हमें पता है फर्स्ट पीरियड में मैक्सिमम 2 एलिमेंट हैं, जबकि सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, जबकि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, और जबकि सिक्स पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं, और सेवन्थ पीरियड जो है वो अभी तक क्या है, इनकम्प्लीट है। अब हमसे सवाल में जो पूछा हुआ है वो क्या है, पूछा हुआ है कि थर्ड और फोर्थ का बताना है, तो थर्ड में 8 है जबकि फोर्थ में 18 है, तो आंसर अल्फा। एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप आर कॉल्ड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए सबसे पहले अगर हम ये जानना चाहें कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर ये 4 खूबियाँ हों उन्हें हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, यानी उनमें पार्शियल फिल्ड डी या एफ ऑर्बिटल्स हों, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हों, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की खूबी हो, और उनके कंपाउंड्स भी कलर्ड हों। लेकिन अगर इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी स्किप हो जाए तो ऐसे एलिमेंट को नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। जैसा कि हमारे पास है जी थर्ड बी, इसमें स्कैंडियम है, यट्रियम है और लेंथेनम है। अगर हम इसमें स्कैंडियम को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर है 21, आर्गॉन कोर है 18 हो गया, 4s2 है 20 हो गया, और 3d1 है 21 हो गया। अब अक्सर जो स्कैंडियम है वो +3 बनाता है, जब ये +3 बनाएगा तो क्या होगा, ये s के दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये d का इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। अब इसमें d ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, तो इसका मतलब इसके कंपाउंड्स कलर्ड नहीं होंगे बल्कि कलर लेस होंगे। तो जब इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी स्किप हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसलिए ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो आंसर चार्ली। द आयोपेक नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, इसका आयोपेक नेम पूछा हुआ है। देखिए जब भी हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नाम देंगे तो याद रखना है कि हमने उसके हमेशा 2 हिस्से कर देना। एक जो हिस्सा होगा वो होगा मसलन जो स्क्वायर ब्रैकेट के बगैर होगा, और एक वो होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ होगा। सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट के बगैर वाले हिस्से पे चार्ज लगाएंगे। पोटाशियम होता +1, अगर ये 4 है तो +4, तो फिर ये सारा क्या होगा, -4, क्योंकि सब का सम 0 है। अब एक जो Cn होता है वो होता है -1, अगर ये 6 है तो -6, अब -6 में जब +2 करेंगे तो ये -4 आएगा। अब नाम देना, जब नाम देना है तो पहले कैटाइन का फिर एनाइन का। कैटाइन कौन है, पोटाशियम, और ये सिंपल है, जब सिंपल हो कम्प्लेक्स ना हो तो उसकी तादाद मेंशन नहीं करते, इसका मतलब सिर्फ पोटाशियम आएगा। बीटा में क्या लिखा है, टेट्रा पोटाशियम, तो ये क्या हो गया, गलत। उसके बाद लीगेंड्स की तादाद है, कितनी है, 6 है, तो हेक्सा होगा। अब चूंकि लीगेंड माइनस वाला है, एनाइनिक है, तो इसका नाम ओ पे ख़त्म होना चाहिए, यानी हेक्सा सियानो। अब ये तो सब में सही दिया हुआ। अब क्या है, फेरम या फेरेट, ये कैसे डिसाइड होगा, अगर सफ़ेयर के ऊपर माइनस चार्ज हो तो फेरेट होगा। अब चूंकि डेल्टा में फेरेट नहीं है तो ये गलत हो गया। जबकि ब्रैकेट में रोमन के अंदर जो Fe के ऊपर चार्ज है वो लिखेंगे, तो क्या चार्ज है, 2 है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2। अब अल्फ़ा में चूंकि 3 लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, गलत, तो फिर आंसर चार्ली। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स इज, अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक तमाम 3D एलिमेंट शो करते हैं, तो आंसर बीटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ न्यूट्रल लिगैंड, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर बनाएं तो सियानो होता है Cn-, ये तो एनाइनिक हो गया।
एसीटेटो क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ये भी एनाइनिक हो गया। ऑक्जेलेटो क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड से आया है, तो इसमें देखें इस पे भी माइनस चार्ज है, ये भी एनाइनिक है। तो फिर न्यूट्रल कौन है, हाइड्राजीन NH2 बॉन्ड NH2, और इसमें दोनों N पे एक एक लोन पेयर है, तो आंसर चार्ली। इन विच कम्प्लेक्स लीगेंड मेक्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाता है, याद रखें रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसे आप चिलेट कहते हैं, ये तब बनेगा जब लीगेंड मोनोडेंटेट के अलावा कोई और हो, मतलब बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट एंड सो ऑन। अब अल्फा में क्या है, अल्फा में है C2O4-2, जिसे हम कहते हैं ऑक्जालेटो, और प्लैटिनम है बीच में, जबकि इधर भी क्या आएगा, वही ऑक्जालेटो। अब ये भी पॉलीडेंटेट लीगेंड है, ये भी पॉलीडेंटेट लीगेंड है। अब ये अपना पेयर इसको देगा, ये इसको देगा, ये भी देगा इसको, और ये भी। अब ओवरऑल देखें जो कम्प्लेक्स है इसके ऊपर चार्ज है -2। अब ये माइनस के 4 नज़र आ रहे थे, तो इसका मतलब Pt क्या होगा, +2। तो जब ये कम्प्लेक्स बना है तो ध्यान से देखें, इस लीगेंड ने जब इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर देते हुए रिंग बन गए, इधर भी बिल्कुल ऐसे। तो जिस भी कम्प्लेक्स में इस तरह रिंग बन जाए उसे चीलेट कहते हैं, और ये बना सकता है, जबकि बाकी सारे मोनोडेंटेड लीगेंड्स हैं वो चिलेट या रिंग नहीं बना सकते, तो आंसर अल्फा। Which species does not act as ligand in the formation of complexes? भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ही ना हो देने को, वो कभी भी लीगेंड के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। अब अमोनिया में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन जो वाटर का इसमें भी लोन पेयर है, OH माइनस पे माइनस चार्ज है, जबकि NH4+ में N पे जो लोन पेयर था वो H+ के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में यूज़ हो चुका है, तो अब यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, तो लिहाजा ये लीगेंड के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता, आंसर डेल्टा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों ये कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। देखिए इसकी ना एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बड़ी आसान सी। फर्स्ट किया हमारे पास है ईथीन, अब इसकी हमने करनी है हाइड्रोजिनेशन, तो क्या करेंगे, हम इसका रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से, लेकिन इसको एड्जॉर्ब करवाया होगा निकल पे। देखिए इस एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि आर्जी तौर पे इस हाइड्रोजन को निकल से जोड़ देंगे ताकि फिर हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटने में इसको हेल्प मिले। तो ये इलेक्ट्रॉन एक इधर जाएगा, इधर से एक इधर, इसी तरह इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इधर से इधर आएगा। तो गौर से देखें, ये C और H के बॉन्ड बन चुके हैं और ये H और H का बॉन्ड टूट चुका है और ये वाला पाई बॉन्ड भी टूट चुका है। तो ओवरऑल क्या बन गया, CH3 बॉन्ड CH3। तो ये निकल की सरफेस जो है ये एक्टिव होगी तो ये यहाँ से जुड़ेगा, तो इसका काम ही क्या है, एक्टिव सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। तो आंसर अल्फा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स ऑफ Fe। अब Fe का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो हम सारी बात समझ आ जाएगी, लेकिन इसके लिए एक चीज़ याद रखनी है। देखिए एक मंत्र हमने याद किया था, सक टी वी कर मन फी फिर को नी क्यू जन। अब मैंने कहा था एटॉमिक नंबर 21 से शुरू होगा, तो ये 21, ये 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें पता लग गया इसका एटॉमिक नंबर 26 है। अब पहले क्या होगी, आर्गॉन कोर होगी, 18 तो ये होगा, 4s2 होगा, 20 हो गया। अब कितने रह गए, 6। जब D में आप 6 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो D के ऑर्बिटल तो 5 होते हैं, तो पहले हम एक एक फिल करेंगे हंड्स रूल के मुताबिक। अब जैसे ही एक बच जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग। तो आप देखें अब इसमें पेयरिंग करने के बाद कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें नज़र आ रहे हैं, 4। तो आंसर चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड बी। भाई सेकेंड बी में कौन कौन से होते हैं, सेकेंड बी में जिंक होता है, कैडमियम होता है और मरकरी। तो इन तीनों में से कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, डेल्टा। जबकि इसी सवाल के अंदर यूं भी पूछा जा सकता था कि इन 4 एलिमेंट्स में से कौन सा टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है,
तो स्कैंडियम, यट्रियम और जिंक तीनों नॉन टिपिकल हैं, जबकि कॉपर टिपिकल है, तो तब आंसर क्या होता? बीटा। हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन Cu+2? अब देखें Cu है, अब Cu का एटॉमिक नंबर 29 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पहले आर्गॉन कोर है 18 हो गया, फिर 4s1 हो गया 19 हो गया, और फिर 3d क्या है 10 है 29 हो गया। अब वो कहता है कि ये जो Cu है ये +2 है। अगर भाई +2 है तो सबसे पहले आर्गॉन कोर वैसी की वैसी है। 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो अब निकल चुका है, इसी तरह 3d में से भी एक निकलेगा, तभी ये +2 आएगा। अब पहले 10 थे, अगर हम अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करेंगे तो अब बच जाएंगे 9। अब d में 9 का मतलब है ये एक क्या है? अनपेयर्ड। आंसर चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स? देखें पहले दे आर मेटल्स इन ट्रू सेंस, बिल्कुल ये ट्रू सेंस में मेटल्स हैं, यानी मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ इनमें मौजूद हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आपके पास सबूत है कि आप कॉपर की तारें बनाते हैं, तो अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी ना होते तो आप ना बनाते हैं। विद नो एक्सेप्शन दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने में कोई एक्सेप्शन नहीं। हालांकि है, जैसा कि हमने पढ़ा है, जिंक जो है वो सिर्फ +2 शो करता है, इसके अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो फिर गलत बात कौन सी थी? चार्ली। डेल्टा पेयर दे फॉर्म एलॉयज विद वन अनदर एंड आल्सो विद अदर एलिमेंट्स, बिल्कुल। जैसे स्टील है, उसके अंदर अगर आयरन के साथ फ़र्ज़ किया टिन है या मैंगानीज है, ये हो सकते हैं, तो कोई और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो नॉर्मल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो। तो आंसर चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज दैट ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट? कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की है? ट्रांजिशन एलिमेंट वो होता है जिसमें d ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हो। अब अगर आप अल्फ़ा में, बीटा में या डेल्टा में देखें तो इनमें से किसी के अंदर भी d ऑर्बिटल मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। अगर d हमें नज़र आ रहा है इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग तो वो सिर्फ किस में है? चार्ली में है। तो आंसर चार्ली। इफ़ अ कम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम एब्जॉर्ब्स रेड लाइट, अगर क्रोमियम का एक कम्प्लेक्स है और वो रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है इन द वेवलेंथ रीजन, ये वेवलेंथ रीजन भी बता दिया, देन इट लुक्स लाइक टू बी, फिर ये कैसा दिखाई देगा? देखिए एक कलर व्हील होता है हमारे पास, कि इस कलर व्हील के मुताबिक अगर फ़र्ज़ किया कोई भी कम्प्लेक्स रेड लाइट क्या करता है? एब्जॉर्ब, तो इसके सामने कौन सा कलर है? ग्रीन, वो हम क्या करेंगे? ऑब्ज़र्व। जबकि जो कलर हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसके दाएं और बाएं जो कलर होंगे वो क्या करेगा? ट्रांसमिट। तो उसने चूंकि पूछा है कि वो दिखेगा कैसा, तो दिखेगा वो जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे, यानी ग्रीन। तो आंसर चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज़ यूज टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम मोल्टन मेटल्स? तो ये कौन सी मेटल है? एलुमिनियम। किस तरह से? कि ये जो एलुमिनियम है ये एयर में मौजूद नाइट्रोजन से रिएक्ट करके एलुमिनियम नाइट्राइड बनाती है, जबकि यही एलुमिनियम एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एलुमिनियम ऑक्साइड बनाती है। तो अगर फ़र्ज़ किया किसी मोल्टन मेटल के अंदर एयर बबल्स हों तो आप उसमें एलुमिनियम डाल देंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये दो कंपाउंड बना देगा। ये चूँकि प्रेसिपिटेट टाइप होते हैं तो हम इनको फ़िल्टर करके निकाल देंगे। तो इसका मतलब जब ये कंपाउंड निकलेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन निकल जाएगी, जब ये निकलेंगे तो एयर बबल्स भी निकल जाएंगे। जिंक एंड कैडमियम डू नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज, जिंक और कैडमियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। तो ये क्यों नहीं करते? मसलन अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो पहले आर्गॉन कोर है 18 हो गया, फिर 4s2 है 20। अब आगे क्या होगा? आगे 10 होंगे, किस में? डी में। अब डी के तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो फिर हर एक में 2-2 होंगे।
इसका मतलब इसका जो डी है वो पार्शली फिल्ड नहीं है बल्कि कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो आंसर डेल्टा। अ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स हैज़ कन्फिग्रेशन, ये कन्फिग्रेशन है कब, जब वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इट्स एटॉमिक नंबर आपने बताना है जी। देखें सबसे पहली बात यह है कि पहले है जी आर्गॉन कोर, उसके बाद है 3d4, मीन्स ये है कि 4s क्या होगा 0, लेकिन कब, जब वो +3 में यानी 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है। अगर आप इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ ना करवाते तो फिर ये होता आर्गॉन कोर, इसमें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते यानी आपने 2 एक्स्ट्रा कर दिए, और 3d में क्या होते 5, ये तीसरा एक्स्ट्रा हो गया। तो अब ये तब है जब वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वही प्रोटॉन की तादाद या एटॉमिक नंबर भी होता है। तो 18 ये हो गया, 18 और 5 23 और 2 25, तो आंसर अल्फ़ा। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्रोमियम इन, ये कम्प्लेक्स साइन दिया हुआ है, इसमें हमने क्रोमियम के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बताना है। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्रोमियम जो है अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें तो ये 24 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आर्गॉन कोर, उसके बाद 4s1 और 3d5। अब इसमें एक NO2 होता है -1, 6 है तो -6। अब क्रोमियम अगर +3 होगा तो टोटल -3 चार्ज आएगा। अब हम क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है इसे +3 बना देते हैं। तो इस तरह क्या होगा, आर्गॉन कोर वैसे की वैसी रहेगी, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 3d से निकल जाएंगे 2, तभी ये +3 आ जाएगा। तो बाकी कितने रह गए d में 3, तो आंसर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलरलेस कंपाउंड, कौन सा कलरलेस कंपाउंड शो करता है। मसलन सबसे पहले हमारे पास है V+3 जो कि V से बना होगा। अब वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सेकेंडियम का 21, टाइटेनियम का 22 और वेनेडियम का 23। अगर ये 23 है तो सबसे पहले आएगी आर्गॉन कोर यानी 18 हो गया, 4s2 यानी 20 और फिर क्या होगा 3d3। अब अगर ये +5 है तो ये s के दोनों चले जाएंगे, d के ये 3 भी चले जाएंगे। अब इसमें कोई d इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जब ये क्या बना देगा +3, तो इसमें dd ट्रांजिशन नहीं होगी। जब dd ट्रांजिशन नहीं होगी तो इसके कंपाउंड कलर लेस होंगे, तो आंसर अल्फ़ा। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ निकल इज़, अब निकल का एटॉमिक नंबर क्या है। अब वो मंत्र जो हम याद करते हैं वो क्या है, सक टी वी कर मन फी को नी और आगे क्यू जन। एटॉमिक नंबर कितने से शुरू होता है 21 से, तो ये 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया 28। अगर 28 है तो सबसे पहले तो हो गई आर्गॉन कोर यानी 18, फिर 4s2 होगा यानी कितना हो गया 20, तो 3d8 होगा। तो किस में ऐसा दिया हुआ है, डेल्टा में, तो आंसर डेल्टा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, अब देखें इसमें जो OH-1 है ये एक पेयर देता है, तो चूंकि ये 3 है तो ये 3 पेयर देंगे क्रोमियम को। एक वाटर एक पेयर देता है, तो चूंकि यहाँ पे 3 वाटर है तो ये 3 पेयर देंगे। तो क्रोमियम जो कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन है इस कम्प्लेक्स के अंदर, वो लीगेंड से 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लिहाजा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, आंसर बीटा। विच वन पेयर हैज़ द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर। अब देखिए पहला जो कम्प्लेक्स है इसके अंदर SO4 है -2, तो ये पूरा क्या होगा +2। अमोनिया 0 है, जितने मर्जी हो 0 ही रहेगा, 0 में +2 जमा करेंगे तो ही ऊपर +2 आएगा, तो यहाँ कॉपर +2 हो गया। SO4 क्या है -2, Cu क्या है +2, तो दोनों में कॉपर +2 है। जबकि बीटा में अगर आप देखेंगे तो एक Cl है -1, 2 हैं तो -2, तो यहाँ Cu +2 है। एक वो है -2, तो Cu2 मिल के +2 होगा, तो एक क्या होगा +1, तो यहाँ पे सेम नहीं है। चार्ली में क्या है SO4 -2 Cu +2, तो +2 हो गई। एक Cl होता है -1, 2 है तो -2। अब Cu 2 है तो दोनों मिल के +2 होंगे, एक तो +1 होगा।
इसमें क्या है, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, 4 भी हो तो 0। अब कॉपर पे क्या चार्ज हो कि ऊपर +2 आए तो +2, जबकि ये सी ये तो एलिमेंट है, एलिमेंट का चार्ज क्या होता है 0, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर इस आंसर क्या है, अल्फ़ा। ये कंपाउंड है, ये वायलेट नज़र आता है, क्यों? देखिए अभी अभी हमने बात की थी कलर व्हील की, तो कलर व्हील में कितने कलर थे, 6 कलर थे। ये वायलेट था, ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर वो वायलेट नज़र आता है तो वायलेट नज़र आने का मतलब है हम वायलेट क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसके सामने क्या है, येलो, ये येलो लाइट वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांसमिट क्या करेगा, जो नज़र आ रहा है उसके दाएं और बाएं। अब हमें ऑब्जर्व होने वाला तो बता दिया, एब्जॉर्ब होने वाला पूछा है, तो वो कौन सा है, येलो। आंसर डेल्टा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? देखें, फ़र्ज़ किया एक एलिमेंट है और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, अब उसमें कई सारे शेल्स हैं। हम यूँ कर देते हैं कि उसके आखिरी शेल को n कह देते हैं। हम जानते हैं कि जो d होता है वो हमेशा n-1 फिल होता है, जबकि जो f होता है वो n-2 फिल होता है। तो अब न्यूक्लियस के अंदर वाली साइड पे कौन से वाले, f वाले, और बाहर कौन से है, d वाले। तो d को हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन और f को इनर ट्रांजिशन। तो आंसर डेल्टा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कंसिस्ट ऑफ, कितने एलिमेंट्स हैं उनमें? तो वो मंत्र है सक, टी, वी, कर, मन, फी, को, नी, क्यू, जन। तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 10। आंसर बीटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट? बार बार हमने डिस्कस किया है कि अगर सेकंड बी हो तो उसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी हैं, और अगर हमारे पास थर्ड बी हो तो उसमें कौन से हैं, स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम। इनमें से कौन सा एलिमेंट नज़र आ रहा है, जिंक। तो आंसर अल्फा। विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 23? अगर एटॉमिक नंबर एलिमेंट का 23 है तो इसका मतलब सबसे पहले आर्गॉन कोर होगी 18 एलिमेंट्स तक, उसके बाद 4s2 होगा, यानी ये हो गया 20, और 3d3 होगा। तो किस में ऐसा दिया हुआ है, आंसर डेल्टा। विच टू एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज शो एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? तो ये दो एलिमेंट्स हैं 3d सीरीज़ में, एक हमारे पास क्रोमियम है जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, और दूसरा कॉपर है जिसका एटॉमिक नंबर 29 है। अब देखिए असल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी होनी चाहिए थी आर्गॉन कोर और फिर 4s2 और 3d4, लेकिन इसकी होती है आर्गॉन कोर के बाद 4s1 और 3d5। अब ये जो d5 है ये हाफ फिल्ड और एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसलिए ये एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है। इसी तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होनी चाहिए थी आर्गॉन कोर 4s2 और 3d9, लेकिन होती है आर्गॉन कोर के बाद 4s1 और 3d10। ये जो d10 है ये कम्प्लीटली फिल्ड और एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से कॉपर और क्रोमियम दोनों एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं। तो आंसर बीटा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इंक्रीजेज अप टू, देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है जो कि मैंगनीज शो करता है, जबकि मिनिमम जो है वो 1 होती है, वो कौन शो करता है, कॉपर, आयरन और मैंगनीज। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो सकता था कि इन 4 ऑप्शन में वो कौन सा एलिमेंट है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो आंसर निकल। अब चार्ली, विच आइंस विल बी कलरलेस इन एक्वस सोल्यूशन? एक्वस सोल्यूशन में कौन से आइंस कलरलेस होंगे? देखिए अभी हम पढ़ के आए थे Sc+3 के बारे में। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर था 21, सबसे पहले आर्गॉन कोर, फिर था 4s2 और 3d1। जब हमने कहा ना +3, तो अब ये 2 भी गए और ये 1 भी गया, अब इसमें भी 0 इसमें भी। जब d में 0 है तो dd ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी,
तो कंपाउंड कैसे होंगे? कलरलेस। अब सेकेंडियम के बाद है टाइटेनियम, उसका एक एटॉमिक नंबर ज़्यादा, एक यूनिट्स है, लेकिन चार्ज भी तो एक ज़्यादा है, यानी उसके भी डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इन दोनों में डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इन दोनों के कंपाउंड कलरलेस होंगे। आंसर 4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ निकल इज, अब बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि मंतर सा है सक, टी, वी, कर, मन, फी, फिर को, नी, क्यू, जन। एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है 21 से, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये निकल का क्या हो गया? 28। अगर ऐसा है तो पहले तो होगी आर्गॉन कोर, कितने हो गए? 18। फिर 4s2 होगा, कितने हो गए? 20। फिर डी में 8 रह गया तो 3d8। तो देखिए किस में 4s2 नहीं है? चार्ली में, तो ये क्या हो गया? गलत। दूसरा 3d में हमने 8 गिनने हैं 4s2 के साथ साथ। तो अब आप देखें किस में ऑप्शन में नज़र आ रहा है हमें? ये डेल्टा में। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू, तो इसमें ये होता है कि फ़र्ज़ किया हमारे पास डी ऑर्बिटल हैं, जैसे वो कितने हैं? 5 है। अब उनकी ख़ास एनर्जी होगी। जब कम्प्लेक्स बनेगा तो इसमें स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल हो जाती है। अब फ़र्ज़ किया एक इलेक्ट्रॉन है, स्प्लिटिंग हुई, 3 की एनर्जी कम हो गई ऑर्बिटल की, 2 की ज़्यादा होगी। आफ्बा प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में रहेगा, लेकिन जब लाइट वगैरह पड़ेगी तो ये एक्साइट होकर हाई एनर्जी में जाएगा। होना इसने क्या है? डी एक्साइट। जब ये वापस आएगा एनर्जी रिलीज़ करेगा, उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी जिसका कोई ना कोई ख़ास कलर होगा, तो इसे कहते हैं डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आंसर बीटा। विच कम्प्लेक्स इज़ मोर स्टेबल? देखें, या तो ऑक्टाहीड्रल कम्प्लेक्सेस स्टेबल होते हैं या फिर चिलेट स्टेबल होते हैं, या अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो चिलेट ऑक्टाहीड्रल कम्प्लेक्सेस से भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अब अल्फ़ा में मोनोडेंटेट लिगेंड है, डेल्टा में भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये चिलेट नहीं बना सकता। बीटा इसलिए इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल है कि उसमें जो एफ है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री है। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा स्टेबल है चार्ली। क्यों है चार्ली ज़्यादा स्टेबल? कि जो इसमें ऑक्जालेट हैं, 4 ऑक्जालेट के ऑक्सीजन हमें नज़र आ रहे हैं ऐसे। तो अब ये जब कम्प्लेक्स बनाएंगे तो कम्प्लेक्स बनाते हुए एक रिंग बन जाएगा, और कम्प्लेक्स बनाते हुए जब रिंग बन जाए तो ऐसे ही कम्प्लेक्स को हम चीलेट कहते हैं। और एक जो चिलेट होता है वो आम कम्प्लेक्स से कहीं ज़्यादा स्टेबल होता है। तो फिर ये जो चिलेट है कम्प्लेक्स, ये आम बाकी जो कम्प्लेक्सेस दिए हुए उनसे कहीं ज़्यादा स्टेबल है। तो आंसर चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग अबाउट द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स? देखिए अल्फ़ा पे है इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसे 3D सीरीज भी कहते हैं, द जनरल इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी एंड एट वेनेडियम। बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा वेनेडियम की, सबसे कम जिंक की, और एबनॉर्मली लो बाइंडिंग एनर्जी किसकी है? मैंगनीज की। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर Fe+2 और Mn+3। बिल्कुल गलत, ये Mn+2 होता है और Fe+3 होता है, जिनमें दोनों में 5-5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जिनका पैरामैग्नेटिक करेक्टर सबसे ज़्यादा है। तो आंसर बीटा। चार्ली पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। बिल्कुल, जैसे फेरस Fe+2 होता है, फेरिक Fe+3 भी होता है। डेल्टा पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स हैव स्मॉल नॉन मेटल एटम्स इन देयर इंटरस्टाइसेस। बिल्कुल, ये स्मॉल नॉन मेटल एटम्स क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन हो सकता है, बोरॉन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन वगैरह भी हो सकता है। बेस्ट ऑफ लक।